फिर बात होती है धर्मेंद्र प्रधान की, उड़ीसा से हैं, ओबीसी हैं और संगठनात्मक महारथी जो गुणों से वो भरपूर हैं। जिस जिस राज्य में वो गए हैं उनकी स्ट्राइक रेट, भूपेंद्र यादव की स्ट्राइक रेट, दोनों की स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा रही है। जिन राज्य में हाथ डाला है उस राज्य में जीत दर्ज कराई है, तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं, इसके साथ साथ आरएसएस बैकग्राउंड से भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर वो मंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद भी उनका प्रवास ऐसा ही है जैसे एक वो संगठन में काम कर रहे व्यक्ति का होता है, लगातार प्रवास पर रहते हैं। फिर बात आती है कि इसके अलावा देखिए नाम में तो प्रहलाद जोशी हैं जो कि कर्नाटक के से आते हैं। अभी उन्होंने संसद बहुत अच्छे से, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, संसद बहुत अच्छे से उसको प्रक्रिया को चलाया है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग पदों पे, जो वरिष्ठ पदों पे सब होते हैं, आपस में तालमेल अच्छा होता है तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे होती हैं। ब्राह्मण हैं, साउथ फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा और लो प्रोफाइल रहते हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि लो प्रोफाइल रहना, और जितने ही मैंने नाम अभी तक आपको लिए हैं सब लो प्रोफाइल वाले हैं। फिर महाराष्ट्र के सीएम भले ही अभी उन्होंने शपथ ली और उनका कोई चांस नहीं है, अगर वो सीएम नहीं होते तो अक्सर उनके नाम की ज़्यादा चर्चा होती, लेकिन फिर भी उनका नाम बीच बीच में रेस में आ जाता है क्योंकि आरएसएस फैक्टर एक उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से है। फिर बात आती है किसी महिला के, कोई महिला फैक्टर आएगा। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दी गई हैं, महिलाओं का लगातार बेहतर तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, तो कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कई सारी महिला नेत्रियां हैं जो बीजेपी में जो इस पोस्ट पे आ सकती हैं। इसके अलावा अक्सर रघुवर दास का जिक्र आता है, झारखंड से हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और गवर्नर थे और उनको गवर्नरशिप से हटाया गया चुनाव के बाद। तो ये पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या उनको कोई और दायित्व दिया जा रहा है। वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि अगेन ओबीसी, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं, नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है मनोहर लाल खट्टर, वो जनरल कास्ट से हैं, पंजाबी हैं, हरियाणा से आते हैं, नरेंद्र मोदी के विश्वस्त हैं, आरएसएस के भी विचारधारा को समझते हैं, लेकिन 75 साल के हैं, प्रवास बहुत ज़्यादा करना होगा, यही एक वजह है जो रुकी हुई है, नहीं तो शायद मनोहर लाल खट्टर कब के बन चुके होते। तो ऐसे ये तमाम फहरिस्त में नाम है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनकी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब अमित शाह बने तब उनकी उम्र 63 ईयर्स थी या 58 ईयर्स बताते हैं। जेपी नड्डा थे, कम उम्र के थे, युवा, उससे आज से थे कि प्रवास बहुत हो सकते हैं। नितिन गडकरी जब बने तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी, उन्होंने भी उनसे काफ़ी प्रवास उन्होंने किए, संगठन को मजबूती अलग अलग राज्यों में। राजनाथ सिंह भी जब बने तब वो 63 ईयर्स के थे। तो जितने भी अभी तक बैकग्राउंड देखें तो कोई भी बहुत ज़्यादा उम्र का था नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अक्सर ये फोकस होता है कि लगभग 50 से 60 के बीच के हों, तो वो उनको एक्सपीरियंस भी हो, समझ भी हो, संगठन के काम को भी समझते हो और साथ में भाग दौड़ भी कर सकते हो। जाहिर तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है वो बेहद महत्वपूर्ण, सेंसिटिव जिम्मेदारी है। उनका एक बयान, जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया कि बिहार जैसा छोटा राज्य, हो सकता है वो किसी भी संदर्भ में वो कह रहे हों कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से छोटे मोटा राज्य बता देना बीजेपी का बड़े सवाल खड़े करता, भारतीय जनता पार्टी बिहार को छोटा मोटा राज्य बता देना बड़े सवाल खड़ा करता है। और अदिति, सबसे बड़ी बात है कि इनकैशमेंट कैसे होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरीके से मामले और मुद्दों को इनकैश करती है। लेकिन अदिति, जिस तरीके से आपने कहा बिहार, क्योंकि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय है, तो जाहिर है चूंकि ये राष्ट्र पर चुनाव हो रहा है या राष्ट्र के लेवल पर चुनाव हो रहा है, तो ये सिर्फ एक राज्य को देख करके या सोच करके चुनाव नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा सवाल मेरा आदित्य आपसे ये है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो खबरें आई कि एक खाई सी बन गई है, तो क्या अब ये जो चुनाव होना है वो दोनों ही दलों को साधने की एक फहरिस्त होगी, एक कोशिश होगी, और जो खाई है उसे पाटने की कोशिश बीजेपी भी करेगा और आरएसएस की तरफ से भी होगी? देखिए, दो सवाल हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, जाहिर तौर पे बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार को देखते हुए चुनेगी। जब भूपेंद्र यादव का नाम आया तो कहा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एप्ट व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2029 तक जितने भी चुनाव आने हैं
वो उस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में होंगे जी। और आप देखिए कि बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, इसके साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। कम से कम सिर्फ इस 10 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद अब 2029 तक कितने सारे चुनाव, कितनी सारी चुनौतियां आएंगी। तो ये उस लिहाज से नहीं है। लेकिन इसके इतर दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब पंचायत के भी चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव होते हैं, तो इसलिए लड़ती है कि उनको जीतना ही है। तो बात जब बिहार, बंगाल, तमिलनाडु की हो तो जाहिर तौर पे जीत ना है, इसीलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन 2029 का चुनाव, जिसको अब इस बार वो 400 पार के आगे, जो पिछली बार का नारा अधूरा रह गया है, वो पूरा करने जा रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी, जिम्मेदारी भी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़मीन पे काम करना है, क्योंकि बीजेपी के पास उनका चेहरा नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो संगठन को मजबूत करके, कार्यकर्ताओं से काम करवा सके, बूथ स्तर को मजबूत करके बूथ को वोट में उस तरह से तब्दील कर सके जो वोटर बूथ तक ले जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने कहा आरएसएस, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये देरी हुई है उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। कि जो ये संगठन का जो चुनाव हुआ, जिसको ये एक उपलक्ष्य के लिहाज में देखते हैं, ये जो चुनाव हुआ, ये इसमें देरी हो गई, बहुत एक्सटेंसिव काम होता है, देरी हो गई, सब कुछ चीज़ें हुई। लेकिन सवाल ये है कि 6 महीने, 8 महीने, कितनी देरी? ये आरएसएस और बीजेपी किसी एक नाम पर सहमत ना राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हो पा रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पे हो पा रहे हैं, ना ही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष पे विद इन बीजेपी एकजुटता नहीं हो पा रही है, और ना ही गुजरात में भी विद इन बीजेपी एकजुटता नहीं हो पा रही। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, ये 4 ऐसी चुनौतियां हैं। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ अंडरस्टैंडिंग इस मसले को लेकर बनाने की ज़रूरत है, और इसी वजह से डिले भी हुआ है। इसी वजह से भूपेंद्र यादव जो लंबे समय से फ्रंट रनर चल रहे हैं, वो उनका नाम इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा कि कहीं ना कहीं तमाम और तरीके के, या धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करें या मनोहर लाल खट्टर का जिक्र करें। इसलिए मैं कह रही हूँ 4, 5, 6 तारीख को आरएसएस की जो ये बैठक हो रही है, उसमें बीजेपी के नेता भी जाएंगे और संभवतः वहां पर सहमति बनेगी, और उसके बाद 6 जुलाई के बाद अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।